साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका अपना पवन सर। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक उत्परिवर्तन वाला। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले? उत्परिवर्तन वाला। अब देखो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? उत्परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं, ध्यान रखना, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। अब इस म्यूटेशन के बारे में कुछ बेसिक पढ़ते हैं सबसे पहले, और बाद में हमारे मेन पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, देखो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। सबसे पहले ये म्यूटेशन वर्ड देने वाला जो वैज्ञानिक था, वो वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना कि वैज्ञानिक का नाम क्या था आपके? ह्यूगो डी व्रिस। क्या नाम था? ह्यूगो डी व्रिस। क्लियर है कि वैज्ञानिक का नाम क्या था? ह्यूगो डी व्रिस था। ठीक है, अब देखो इसने एक पादप पर प्रयोग किया था। वो पादप पर, कौन से पादप पर प्रयोग किया था? ये नाम ध्यान रखना है, पादप का नाम। अब देखो यहाँ पे जो पादप है, वो पादप का नाम है आपके ऑर्निथोरा लेमार्कियाना। देखो जिस पादप पर इसने प्रयोग किया था, वो प्रयोग किया था आपके इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज जो शाम के समय खिलता है। इवनिंग मतलब शाम, प्रिमरोज मतलब खिलता है, जो शाम के समय खिलता है वो पादप कौन सा? इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, अगली बात क्या ध्यान रखनी, इवनिंग प्रिमरोज का एक दूसरा नाम है, वो है आपके ऑर्निथोरा लेमार्कियाना। क्या नाम है? ऑर्निथोरा लेमार्कियाना। लेमार्कियाना। ठीक है, ये आपके नाम था दूसरा। चैप्टर नंबर तो आपके 37 है। पादप का नाम इवनिंग प्रिमरोज या ऑर्निथोरा लेमार्कियाना, और शब्द या जो इसने उत्परिवर्तन के बारे में बताया था वो कौन था? ह्यूगो डी व्रिस ने बताया था। अब देखो उत्परिवर्तन की इकाई की बात करें कि उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है, तो उत्परिवर्तन की इकाई में ध्यान रखना, उत्परिवर्तन की इकाई होती है म्यूटॉन। क्या होती है? म्यूटॉन। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? म्यूटॉन होती है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और क्या बात ध्यान में रखनी है, उत्परिवर्तन की अगर परिभाषा की बात करें कि परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशंस क्या होती है इस उत्परिवर्तन की, आपने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी होगी कि अचानक होने वाले परिवर्तन, वंशानुगत परिवर्तन, या जो लंबे समय तक चले रहते, एक दिवसीय परिवर्तन होते, ये सारी परिभाषा आपने पढ़ी होगी। पर इसकी मेन जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वो इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, किसमें? न्यूक्लियोटाइड। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड, डीएनए की श्रृंखला में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सारक के अनुक्रम में होने वाले अचानक व वंशानुगत परिवर्तन क्या कहलाते? आपके उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। बात क्लियर है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सार के अनुक्रम में अचानक व वंशानुगत होने वाले परिवर्तन आपके क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो सारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखो कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियोटाइड सारक। एक तो होता है प्यूरिन सारक, एक होता है पिरिमिडिन सारक। तो प्यूरिन सारक में देखो कौन कौन से रहते हैं आपके, एक तो रहता है एडेनिन, एक रहता है ग्वानिन। आपने देखा होगा, ये 11th क्लास में पढ़ा हुआ, एडेनिन और ग्वानिन। जबकि जो पिरिमिडिन में रहते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो थाइमिन, एक यूरेसिल, एक कौन सा होता है? साइटोसिन होता है। बात क्लियर है यहाँ पे? इतना समझ गए आप कि ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में एक तो प्यूरिन, एक पिरिमिडिन। प्यूरिन आपके एडेनिन भी रहता है, ग्वानिन भी रहता है, और पिरिमिडिन में थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन रहता है। ये हो गए आपके न्यूक्लियोटाइड के सार अनुक्रम। ठीक है, अब ध्यान रखना, ए है वो टी के द्वारा डबल बॉन्ड से जुड़ता है,
जबकि जी है वो सी के द्वारा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। बात क्लियर है? यहाँ पे ए है वो टी के द्वारा डबल बॉन्ड और जी है वो सी के द्वारा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। जैसे कि आपने ये डीएनए की ये श्रृंखला पढ़ी होगी, इस प्रकार की श्रृंखला, ठीक है, इस प्रकार की श्रृंखला आपने पढ़ी होगी कि इस प्रकार आपके बीच में क्या होता है, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड टी, इस प्रकार की श्रृंखला जुड़ी होती है। जी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे वापस आपके ए डबल बॉन्ड टी, इस प्रकार की श्रृंखला होती है। जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस प्रकार जुड़ा होता है। ए डबल बॉन्ड टी, ये संरचना इस प्रकार जुड़ी होती है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सारे अनुक्रम, इन सारे अनुक्रमों में क्या हो जाता है, यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। अचानक से क्या हो जाता है, परिवर्तन, और वही परिवर्तन क्या कहलाता है, आपके उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट बात, इसमें क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सार के अनुक्रम में परिवर्तन होता है वो किसी एक विशेष बिंदु पर होता है। क्या होता है, किसी एक विशेष बिंदु पर होता है। ठीक है, विशेष बिंदु पर होता है, तो इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात क्या ध्यान में रखनी कि जो उत्परिवर्तन होता है, ये उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। आप बुक्स वाला ध्यान में मत रखना, जो मैं बता रहा हूं वहां पे वो ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे से आसान से समझ में आ जाएगा आपकी। उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। जो पहला उत्परिवर्तन होता है वो होता है यहाँ पे आपके, एक तो जीन उत्परिवर्तन, एक होता है आपके गुणसूत्र उत्परिवर्तन। एक तो कौन सा होता है, जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन। सारे चैप्टर की मैं यहाँ पे रूपरेखा बना रहा हूं आप, ठीक है। एक होता है आपके गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। कौन सा होता है, गुणसूत्रीय। ऐसा उत्परिवर्तन जो आपके जीन की संख्या में होता है, और ऐसा उत्परिवर्तन जो एक गुणसूत्र के पूरे जोड़े में होता है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जीन उत्परिवर्तन ध्यान रखना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है आपके बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन जिसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जबकि जो नेक्स्ट है सेकंड, उसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। कौन सा बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बोलते हैं। एकदम अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लेना, यहाँ पे सारा एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। अब देखो जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या में भी वृद्धि या कमी हो सकती है, और उसकी पूरी संरचना चेंज हो सकती है। तो ये आपकी दो प्रकार का होता है। एक तो ध्यान रखना संख्यात्मक उत्परिवर्तन, या तो संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। एक होता है आपके संरचनात्मक। कौन सा होता है, संरचनात्मक। ठीक है, इस पोर्शन को एक बार आप यहाँ पे छोड़ दो, इसको हम नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अगर ये पढ़ेंगे पहले, और फिर हम ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ पढ़ना है, वो कौन सा पढ़ना है, बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में और फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के बारे में। इसको अच्छे से समझ लेना पहले। अब देखो यहाँ पे बिंदु उत्परिवर्तन होता है, इसके मैं प्रकार लिख रहा हूं। बिंदु मतलब मान लो मेरे पास एक आपके कोडोन है, एमिनो अम्लों को कोडित करने वाले। मान लो आपके पास है AUG, GUG, AUG, CAG, ये कर लो। ये हमारे पास क्या, एक कोडोन है, एमिनो अम्लों को कोडित करने वाले कोडोन है। क्लियर बात है? मान लो अगर यहाँ पे इस G की जगह कोई दूसरा आ जाए तो क्या होगा, इस बिंदु में यहाँ पे परिवर्तन होगा। मान लो G की जगह आपके T आ जाए, C आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें परिवर्तन होगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिंदु उत्परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से। एक तो होता है संक्रमण, एक होता है आपके अनुपतन, ठीक है, एक होता है आपके साइलेंट म्यूटेशन, एक होता आपके नॉन सेंस म्यूटेशन, एक होता है मिस सेंस म्यूटेशन। ये आपके कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार का होता है म्यूटेशन। कौन कौन से? अब देखो ये 5 प्रकार हो गए। कौन कौन से? एक तो साइलेंट, एक कौन सा हो गया, नॉन सेंस, एक कौन सा हो गया, मिस सेंस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे साइलेंट को कहते हैं निख, और नॉन सेंस को कहते हैं निर्थक, और इस मिस सेंस को कहते हैं अपर्यायिक। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, निख, इसको कहते हैं निर्थक, और इसको कहते हैं अपर्यायिक हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखना। ये संक्रमण, अनुपतन,
साइलेंट जिसे हिंदी में निक कहते हैं, नॉनसेंस मतलब निर्थक, मिस सेंस मतलब अपर्यायिक। ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन? बिंदु उत्परिवर्तन। एकदम अच्छे से समझाऊंगा इनके बारे में, अब ध्यान में रखना। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा संक्रमण वाला, कि संक्रमण उत्परिवर्तन क्या होता है। संक्रमण उत्परिवर्तन क्या होता है? इस संक्रमण उत्परिवर्तन में ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ए है, ए की जगह अगर कौन सा आ जाता है? जी, या फिर जी की जगह कौन सा आ जाता है? ए। ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ए और जी कौन से आपके हैं? न्यूक्लियोटाइड सारे। या फिर क्या हो सकता है? टी की जगह क्या आ सकता है? सी आ सकता है। या फिर सी की जगह कौन आ सकता है? टी आ सकता है। कौन सा आ सकता है? टी। तो संक्रमण उत्परिवर्तन उस उत्परिवर्तन को कहते हैं जिसमें प्यूरिन सारक की जगह प्यूरिन सारक, देख लो यहाँ पे प्यूरिन सारक की जगह प्यूरिन सारक, या प्यूरिमिडीन सारक की जगह कौन सा सारक आता है? पिरिमिडीन सारक आता है। वो उत्परिवर्तन कौन सा कहलाता है? संक्रमण उत्परिवर्तन। बात क्लियर है कि वह उत्परिवर्तन जिसमें प्यूरिन सारक का प्रतिस्थापन, प्यूरिन सारक का प्रतिस्थापन प्यूरिन सारक से तथा पिरिमिडीन सारक का प्रतिस्थापन किस होता है? पिरिमिडीन सारक से होता है। वो उत्परिवर्तन आपके कौन सा कहलाता है? संक्रमण उत्परिवर्तन। ए की जगह क्या आता है? जी आ सकता है, या जी की जगह ए आ सकता है। तो ए का ए में जी में ट्रांसफर हो रहा है, तो किसके द्वारा? प्यूरिन का प्यूरिन में चेंज हो रहा है ना। अगर पिरिमिडीन का पिरिमिडीन में चेंज होता है तो वो भी आपके कौन सा कहलाता है? संक्रमण उत्परिवर्तन। मतलब प्यूरिन की जगह प्यूरिन तथा पिरिमिडीन की जगह प्यूरिन सारक पिरिमिडीन सारक आ सकता है। वो आपके जो उत्परिवर्तन होता है कौन सा होता है? संक्रमण उत्परिवर्तन। बात क्लियर है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया संक्रमण वाला। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुपतन क्या होता है। देखो अनुपतन को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझना, ठीक है, कि अनुपतन में क्या होता है। बस मैं आरेख बनाऊंगा और आरेख के द्वारा आप समझ जाओगे कि अनुपतन क्या होता है, ठीक है। देखो अनुपतन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ए है, यहाँ पे ये ले लेता हूँ ए, ठीक है, ये लो ए बना दिया, ठीक है, ये ए हो गया। इस ए की जगह अब टी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। क्या आ सकता है? टी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मान लो टी है तो टी की जगह क्या आ सकता है? जी भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो कौन सा सारक है आपके ए वाला प्यूरिन, और टी और सी कौन सा आपके पिरिमिडिन। तो प्यूरिन सारक की जगह कौन सा आ सकते हैं? पिरिमिडिन सारक आ सकते हैं। या फिर पिरिमिडिन सारक की जगह कौन से सारक आ सकते हैं? प्यूरिन सारक आ सकते हैं। ये देखो ए वाला कौन सा आपके प्यूरिन, और टी और सी कौन सा आपके पिरिमिडिन। मतलब इसमें क्या होता है, प्यूरिन सारक का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? पिरिमिडिन के द्वारा, पिरिमिडिन के द्वारा। और पिरिमिडिन सारक का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? पिरिमिडिन, पिरिमिडिन सारक का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? प्यूरिन के द्वारा। तो ऐसा उत्परिवर्तन कौन सा कहलाता है? अनुपतन। समझ गए दोनों। संक्रमण में प्यूरिन से प्यूरिन, पिरिमिडिन से पिरिमिडिन, इसमें प्यूरिन से पिरिमिडिन का प्रतिस्थापन या पिरिमिडिन से प्यूरिन का प्रतिस्थापन होता है। समझ गए यहाँ पे संक्रमण और अनुपतन को एकदम अच्छे से, ठीक है। वीडियो लेक्चर को आप वापस अच्छे से देख सकते हैं, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। किसमें प्यूरिन से प्यूरिन का प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। देखो टी है सी है, दोनों क्या आपकी पिरिमिडिन है, दोनों का प्रतिस्थापन हो रहा है। सी और टी ये भी दोनों क्या आपके पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन का पिरिमिडिन से, प्यूरिन का प्यूरिन से प्रतिस्थापन होता है। बात क्लियर है यहाँ पे। और अनुपतन में इसका उल्टा, कि प्यूरिन सारक का पिरिमिडिन सारक से प्रतिस्थापन तथा पिरिमिडिन सारक का प्यूरिन से प्रतिस्थापन होता है। बस इतना सा लॉजिक है आपके। और ये आपके संक्रमण उत्परिवर्तन और अनुपतन उत्क्रमण, यहाँ पे क्या होता है आपके उत्परिवर्तन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा साइलेंट, जिसे निक उत्परिवर्तन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? साइलेंट या निक उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके बारे में देखो अब हमें क्या ध्यान में रखना है।
देखो अब जो करने वाले हैं नेक्स्ट वो थर्ड नंबर है, कौन सा आपके साइलेंट या निक उत्परिवर्तन। कौन सा है? साइलेंट या निक उत्परिवर्तन। ठीक है, कौन सा है? साइलेंट या निक उत्परिवर्तन। इसमें देखो क्या ध्यान में रखना है, GAA की जगह कौन आ जाता है? GAG। कौन सा थर्ड नंबर हमारे? साइलेंट। कौन सा है? साइलेंट या जिसे निक उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? निक उत्परिवर्तन। ये बिंदु उत्परिवर्तन के प्रकार है, आपकी बुक्स में थोड़ा अलग दिया गया है। ठीक है, मतलब बिंदु उत्परिवर्तन के इसके प्रकार नहीं बताए गए, पर ये बिंदु उत्परिवर्तन के प्रकार है, आप इसी प्रकार इनको याद करना। फर्स्ट नंबर हो गया हमारे इसमें कि प्यूरिन का अगर प्यूरिन से प्रतिस्थापन तो संक्रमण, और अगर प्यूरिन का पिरिमिडिन से प्रतिस्थापन होता है तो अनुपतन होता है। ठीक है, अब साइलेंट में ध्यान रखना कि GAA ये मैंने एक कोडोन लिखा, एमिनो अम्ल को कोडित करता है। कौन सा? ग्लूटामिक अम्ल या ग्लूटामिक अम्ल को कोडित करता है। मतलब इस जो कोडोन के द्वारा आपके ग्लूटामिन एमिनो अम्ल बनता है। अगर देखो GAA और यहाँ पे A की जगह क्या आ गया? G। A की जगह क्या आ गया? G। मतलब ये भी जो आपके कोडोन है ये भी किसको कोडित करेगा? ग्लूटामिक एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल हमारे शरीर में 20 प्रकार के होते हैं, जानते हो आप उनको तो अच्छी प्रकार से कि 20 प्रकार से आवश्यक एमिनो अम्ल है। इनका निर्धारण हमने 11th क्लास में पढ़ा था एक सारणी के द्वारा, कहीं पे UA टोटल 64 कोडोन की एक सारणी बनाई थी, आपको याद हो तो जिस चीज को याद है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, जिस चीज को याद है ये सारणी आप कमेंट में जो आप कमेंट कर देना कि किस किस को याद है ये सारणी। पढ़ा होगा आपने कि mRNA से प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो एक कोड के द्वारा होता है, वो कोड मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो GAA के द्वारा ग्लूटामिक एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इस एक जीन के उत्परिवर्तन, एक न्यूक्लियोटाइड सार के चेंज होने से, परिवर्तित होने से इसका जो जीनोटाइप होता है, कौन सा? जीनोटाइप व फिनोटाइप, मतलब जीन स्वरूप व लक्षण स्वरूप वो परिवर्तित नहीं होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। तो ऐसा उत्परिवर्तन आपके कौन सा कहलाता है? साइलेंट। देखो G की जगह G है, A की जगह A है, और यहाँ पे इस A की जगह क्या गया? G। ये जो आपके पास कोडोन है ये आपके ग्लूटामिक एमिनो अम्ल का निर्माण करता था, पर यहाँ पे ये भी जो कोडोन है ये भी क्या करेगा? ग्लूटामिक एमिनो अम्ल का निर्माण करेगा। इसमें ये एक सारक के चेंज होने पर भी ये आपके ग्लूटामिक एमिनो अम्ल का निर्माण करेगा, कोई दूसरे एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, एमिनो अम्ल के निर्माण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? आपके साइलेंट या निक उत्परिवर्तन कहते हैं। बात क्लियर है? बस GA ये उदाहरण भी याद रखना है, एग्जाम में आपको लिखना है उदाहरण पूछे तो। ठीक है, कि GAA, G की जगह क्या? GAA की जगह क्या गया? G। ये भी ग्लूटामिक एमिनो अम्ल का निर्माण करेगा और ये भी ग्लूटामिक एमिनो अम्ल का निर्माण करेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जीनोटाइप व फिनोटाइप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा उत्परिवर्तन आपके कौन सा कहलाता है? यहाँ पे निक या साइलेंट उत्परिवर्तन कहलाता है। बात क्लियर है यहाँ पे? अब देखो नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है इसमें। नेक्स्ट हमारा निर्थक। कौन सा? निर्थक। निर्थक का मतलब होता है रोकना। निर्थक मतलब क्या होता है? रोकना। क्या होता है? रोकना। अब देखो किसको रोकता है यहाँ पे? फोर्थ नंबर लेते हैं यहाँ पे निर्थक। कौन सा लेते हैं? निर्थक, या जिसे नॉनसेंस कहते हैं। देखो मेरे पास एक कोडोन है यहाँ पे GAA, ठीक है, एक मेरे पास है GAA, एक और मेरे पास है GAA। ये कोडोन है मेरे पास। ध्यान रखना 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करने वाले कोडोन कौन कौन से? समापक कोडोन वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? UAA, ये समापक कोडोन आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। UAA सारणी देखना, कोडोन की 64 कोडोन बनाए थे आपने। एक होगा आपके UAG, एक होगा UGA। देखो किस प्रकार याद करना, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, याद होगा। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये समापक कोडोन हो गई। ठीक है, ये आपके समापक कोडोन। अब देखो इसमें क्या होता है, इस GAA की जगह ये लो यही हो जाता है GA, यहाँ पे अब G की जगह कौन सा आ जाता है? U आ जाता है। कौन सा हो जाता है? U। तो UAA, इस G की जगह GAA ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या परिवर्तन होता है, UAA आ गया। किसकी जगह? इस GAA की जगह क्या आ गया? UAA।
तो यहाँ पे UAA क्या आपके समापक कोडोन, समापक कोडोन मतलब स्टॉप कोडोन कहते हैं। ये प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पे रोक देंगे। तो निरर्थक मतलब कोई उसका अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा कोडोन आ जाता है, समापक कोडोन आ जाता है, जिससे प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। वही उत्परिवर्तन कौन सा कहलाता है, आपके निरर्थक उत्परिवर्तन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, निरर्थक उत्परिवर्तन कहलाता है। बात क्लियर है यहाँ पे कि निरर्थक में ये हमें याद रखना है। उदाहरण जी की जगह क्या आ जाता है, यू। ये 3 प्रकार के आपके समापक कोडोन, उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ये ट्रिक से याद रखने की, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपके 3 प्रकार के क्या हो गए, आपके आनुवंशिक कूट हो गए जो एमिनो अम्ल को कोडित करने। अब देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या ध्यान में रखनी, ये तो हो गया निरर्थक। अब लास्ट इसका 5 नंबर, वो कौन सा आपके मिससेंस या जिसे अपर्यायिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मिससेंस या अपर्यायिक कहते हैं। इसमें क्या ध्यान में रखना आपको, देखो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप जो आनुवंशिक कोड चेंज होता है उसमें एक दूसरा एमिनो अम्ल जुड़ जाता है। कौन सा जुड़ता है, दूसरा एमिनो अम्ल जुड़ जाता है। देखो इसमें मिससेंस में 5 नंबर में अपर्यायिक में क्या ध्यान में रखना है, जैसे कि हमारे पास GAA ये है एक कोडोन है एमिनो अम्ल का, क्या है, एमिनो अम्ल का कोडोन है। और इस यहाँ पे इसका चेंज होता है, हो जाता है GUG। किस में चेंज होता है, GUG में, ठीक है। किस में चेंज होता है, GUG। अब देखो GAA है, ये आपके ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल को कोडित करता है, अभी हमने देखा था। और जो GUG आपके वेलिन को कोडित करता है, किसको, वेलिन को। तो यहाँ पे अपर्यायिक में क्या होता है कि नाइट्रोजनिक सार में परिवर्तन के कारण क्या होता है, एमिनो अम्ल के में भी क्या हो जाता है, निर्माण में परिवर्तन हो जाता है। ये तो किसको आपके निर्माण करता था, ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल, और ये किसको करेगा, वेलिन को। तो यहाँ पे देखो प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण भी क्या हो रहा है, परिवर्तित। और एक हमने रोग पढ़ा था पीछे चैप्टर में, और वो कौन सा रोग था, आपके सिकल सेल एनीमिया। कौन सा था, सिकल सेल एनीमिया। कि आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार, सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे ध्यान रखो, अब क्या होता है, देखो उसमें पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन की 4 श्रृंखला बताई थी मैंने, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। बीटा श्रृंखला में जो 5वां एमिनो अम्ल होता है वो ग्लूटामिक। कौन सा होता है, ग्लूटेमिक। ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल की जगह कौन सा आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तो अपर्यायिक का उदाहरण क्या लिखोगे आप, सिकल सेल एनीमिया। क्या लिखोगे, सिकल सेल एनीमिया रोग होता है किसके कारण, अपर्यायिक के कारण। क्यों, GAA ये किसको कोडित करता है, ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल को। और इस G की जगह G, A की जगह U और इस A की जगह G, तो ये किसको कोडित करता है, वेलिन। तो ग्लूटेमिक अम्ल की जगह कौन सा एमिनो अम्ल आ जाता है, वेलिन, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके सारे जो बिंदु उत्परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे आपके फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के बारे में और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में वापस समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।